नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। सदर अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज को आया कोरोना पॉजिटिव। मरीज को आइसोलेट करते हुए सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा को किया बंद। जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी अभियान चलाकर मामले में जुटी पुलिस। पीएमसीएच से लापरवाही का मामला आया सामने। डॉक्टरों ने मरीज को अस्पताल में कोरोना होने का बताया खतरा। कोरोना संदिग्ध मरीज को घर जाने को कहा। और अमित शाह ने देश के वर्चुअल रैली को किया था संबोधित। कैमूर के गांव में 90 लोगों तक नहीं पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। लोगों के पास फोन तो है, नेटवर्क नहीं। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है और ऐसे में एक बार फिर से बिहार में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले अपडेट में 105 नए मरीजों की पुष्टि। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 5175। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विभिन्न जिलों से पाए गए हैं 105 नए मरीज और पहले अपडेट में 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खुद इस बात की पुष्टि की गई है कि पहले अपडेट में 105 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 5175। लगातार कोरोना का विस्फोट बिहार में जारी है। हमारे साथ हमारे पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी, जिस तरह से आज का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहला अपडेट जारी किया गया है उसमें नए 107 कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है वो पाए गए हैं। ऐसे में जिले में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 5175 पहुंच गया है। तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो है अपडेट जारी किया जा रहा है जिसमें कि ये इजाफा बिहार के विभिन्न जिलों से हुआ है। रोहतास, सीवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, नवादा, बिहार शरीफ जैसे कई ऐसे जिले हैं जिसमें ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है वो पाए गए हैं। वहीं अगर इसमें ठीक होने वाले के रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है और लगभग 2300 का आंकड़ा जो है वो ठीक होने वालों का अब पहुंच चुका है। ऐसे में अगर मरने वालों की अगर बात किया जाए इस संक्रमण के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी आंकड़ा लगभग 31 पहुंचा हुआ है जो कि बिहार के विभिन्न जिलों के हैं। अगर पटना जिले से अगर बात किया जाए तो राजधानी पटना में भी करीबन 289 ऐसे संक्रमित व्यक्ति हैं जो अब तक कुल पाए गए हैं। उसमें से 179 संक्रमित व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और अपने घर को गए हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे पटना जिले में मृत्यु दर की तो यहाँ भी दो लोग हैं जो कि मृत्यु के गाल में समा गए हैं। वहीं अगर अभी पेंडिंग केसों की बात किया जाए तो 79 केस ऐसे हैं जो कि अभी ट्रीटमेंट में है। जी अनिल, अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत भी आज से हो गई है, लेकिन ऐसे में लगातार ये मामले जो बढ़ रहे हैं चिंताजनक विषय भी है प्रशासन के लिए। सबसे ज्यादा कौन से जिले से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं अनिल? जी, अगर बात किया जाए अनलॉक 1 की तो लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में काफी भीड़ जो है जिला प्रशासन द्वारा सरकार के दिशा निर्देश के बाद दे दिया गया है जिसमें कि कई जिले ऐसे प्रभावित जिले हैं जिसमें कि आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उन जिलेवारों की बात करें तो लगभग सुपौल, पटना, समस्तीपुर, सीवान, मुंगेर, भागलपुर ऐसे कई जिले हैं जिनमें ये संक्रमण का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप लगातार कोरोना के अपडेट पर नजर भी बनाए रखिएगा। धनबाद कोयला राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहां से न सिर्फ काले हीरे का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है बल्कि इस क्षेत्र में कोयला आधारित कई उद्योग भी बड़े पैमाने पर संचालित होते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी नहीं होगी बशर्ते यहां के जनप्रतिनिधि सच्चे मन से इन्हें रोजगार दिलाने की पहल करें। मजदूरों को हकमारी और जनप्रतिनिधि की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। देश की कोयला राजधानी धनबाद, जहां से हजारों टन काले हीरे का उत्पादन होता है। काला हीरा यानी कि कोयला, जिसे देश में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत
माना जाता है। धनबाद से ही देश की 70% ऊर्जा कोयले के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाती है। लेकिन यहाँ स्थानीय मजदूरों के हितों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं दिखते हैं। हाँ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मजदूर हितों के नाम पर यहाँ मजदूरों का हक जरूर मारा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मजदूर हितों की लड़ाई लड़ने वाले खुद वैसे लोगों की पोल खोल रहे हैं जिन्होंने मजदूर और उनसे जुड़े रोजगार को बेच दिया है और उसकी एवज में अपना कमीशन फिक्स करवा लिया है। जब हमारा ऐसा लगता है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, नियोजन के नाम पे लोगों को बरगला करके और उन्हीं का नियोजन कंपनी के हाथों बेच दिया जाता है, तो हाँ, स्वाभाविक है, कष्ट होता है, क्योंकि ऐसे लोग आपसे एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। अब देख लीजिए, हमारे नीरज भैया थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है असंगठित मजदूरों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए दे दिया, अपना बलिदान भी दिया। 5,000 जिनकी तनख्वाह होती थी उसको वो 12,000 तक ले गए और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अब सुनने में आ रहा है कि उन्हीं के लोग कंपनी से मैनेज हो करके और उनका नियोजन बेच करके और दोबारा से उनको वापस से 5,000 रुपये अपने घर से देंगे, अपने बंगला से देंगे। तो ये बताइए कहाँ तक संभव है और ये किस तरह की नीरज जी को श्रद्धांजलि दे रहा है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, कि यह यूसीसी आउटसोर्सिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे आया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सारे सरकारों को आदेश दिया हुआ है कि वो 15 दिनों के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको सही सलामत उनके घर पहुंचाया जाए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनको उनके खुद की जगह पे कैसे उनको रोजगार दे करके उपलब्ध कराया जा सकता है। ये उसी मुहिम के तहत मुझे लगता है कि एक बहुत ही सफल प्रयास होगा। मजदूर नेता की इन बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रवासी और स्थानीयों को जीवन यापन करने का एक तरीका मिल गया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम मिलने को लेकर स्थानीय लोगों में भी खुशी है। लोगों को उम्मीद है कि इस विकट परिस्थिति में भी उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। अच्छा लगा कि यहाँ का बेरोजगार लोगों का रोजगार कुछ मिलेगा, अस्थायी बेरोजगार जो है वो काम करेगा और शांतिपूर्वक घर द्वार सबको चलेगा। और आनेस कंपनी शांति है कि सबको जितने हमारे बगल का बेरोजगार है बच्चा लोग है वो लोग कुछ तो मिलेगा। जहाँ पर जाइए होता क्या कि वो ठक रहा है तो वो ठक रहा, वो बुला रहा, झूठ मूठ कर बुलाता है नौजवान लोग को, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। हम लोग सभी मिलकर सभी बेरोजगार जो है शिक्षा उसको उससे काम देगा। एक तरफ मजदूर नेताओं के दावे और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक खेल। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इस दावे और खेल के बीच स्थानीय मजदूरों को जो रोजगार मिलने की आशा है वह पूरा हो पाता है या फिर इनकी खुशी आंसुओं में तब्दील हो जाती है। धनबाद से साधना न्यूज के लिए संवाददाता अमित सिन्हा की रिपोर्ट। जब आपके शहर में ही रोजगार हो तो भले दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत, लेकिन कमीशन खोरी और लगातार जिस तरीके से गरीबों की हकमारी की खबरें आती हैं वही एक कारण होता है कि लोगों को अपने घर में रोजगार होने के बावजूद भी बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। वहीं झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बीते दिन सिमडेगा सदर अस्पताल में इलाज करा रहा एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताते चले कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मरीज को आइसोलेट करते हुए सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा को बंद कर दिया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट को इंटाइम में था, उसकी तबीयत कुछ खराब हुई और तो हम लोग उसको मंगवा लिए यहाँ, उसका यह इलाज किया गया। आज उसका रिपोर्ट आया है हम लोग को पॉजिटिव का, उसको हम लोग भेज दे रहे हैं। अब हम लोग जितने भी स्टाफ डॉक्टर उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में सबका ट्रेसिंग कर रहे हैं। 2 दिन के लिए हम लोग एहतियात के तौर पर अस्पताल को ओपीडी सेवा बंद कर दिए हैं। पूरे अस्पताल को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और अगर इसमें कोई डॉक्टर या कोई इसी आएगा तो इससे आगे कुछ हम कार्रवाई करेंगे। उधर जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के चकाई पुलिस अपराधियों और नक्सलियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान और वाहन जांच अभियान चला रही थी।
इसी कड़ी में चकाई थाना क्षेत्र के चकाई गिरिडीह मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र से आ रहे एक बाइक सवार को 2 बोरे विस्फोटक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 600 पीस जिलेटिन, 2 बंडल कोडेक्स तार सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि ये विस्फोटक दुल्लमपुर के पास एक व्यक्ति को देने जा रहा था, जिसके पुलिस और सीआरपीएफ 215 बल द्वारा विस्फोटक सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि बरामद विस्फोटक पदार्थ को किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सप्लाई किया जाना था। मामले पर झाझा अनुमंडल पदाधिकारी भास्कर रंजन ने बताया कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाया गया और किसे सप्लाई किया जाना था, इसकी जांच चल रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। कुछ विस्फोटक अपने साथ लेकर तुरंत बॉर्डर से ही चकाई की तरफ आ रहे हैं, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम के द्वारा, हमारी पुलिस चकाई पुलिस टीम के द्वारा उसको तुरंत ही रोका गया और जैसी टीम हमारी गई तो वो देखकर भागने लगा और अपनी बाइक भी वहीं पर रोक दिया। फिर उसमें हम लोग उसमें चेकिंग हुआ, चेकिंग से पता चला कि कम से कम 300 पीस 300 पीस दोनों बोरे में, 2 बोरे थे वहाँ पे, दोनों हर बोरे में 300 पीस थे और उसमें देखा गया था इसमें जिलेटिन है और उससे पूछताछ की तो पता चला कि इसमें पप्पू मंडल है। पप्पू मंडल वो व्यक्ति है, वो झारखंड में रहते हैं, देवघर के, उनको ये लोग माल डिलीवर करने जा रहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमुई से हमारे सहयोगी प्रशांत किशोर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ पता चल पाया है इन अपराधियों से? जी आदर्श, मैं बता दूं कि ये जो काफी मात्रा में जो विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, ये विस्फोटक पदार्थ पुलिस के अनुसार से ये जांच में अभी तक बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक जो भारी मात्रा में विस्फोटक मिला, ये नक्सलियों के लिए ये जो योजना बनाई जा रही थी, उन नक्सलियों को सुपुर्द करने के लिए ये विस्फोटक ले जाए जा रहे थे। हालांकि वो कौन से ग्रुप थे या कौन से एरिया कमांडर थे जिनके लिए ये नक्सलियों के लिए ये ले जाए जा रहे थे विस्फोटक, ये अभी बात स्पष्ट रूप से पुलिस के द्वारा खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में लगी हुई है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक क्या योजना बना रहे थे नक्सली, कितने बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो भी छनकर बातें आ रही है उससे स्पष्ट हो रही है कि नक्सली एक्टिविटी फिर से क्षेत्र में देखी जा रही है और पुलिस के तमाम दावों के बीच नक्सली अपनी एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करने में लगे हुए हैं। प्रशांत, तो क्या इस जो लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उससे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है? कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हम देख सकते हैं इसमें आने वाले समय में? देखिए, अभी पुलिस ये इन दोनों जो अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके क्या क्या और भी संलिप्तता रही है पहले के केस में या किस तरह के एक्टिविटीज में ये शामिल रहे हैं, इन सभी या कौन कौन से कांड में ये शामिल रहे हैं अपराधी, इन सभी जानकारी को पुलिस खंगालने में फिलहाल लगी हुई है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक मिले हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी और उसी मकसद से इतने बड़े विस्फोटक को सुपुर्द करने की तैयारी में ये अपराधी लगे हुए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बता रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात के कहकर। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस।
कोरोना के कारण जहां पूरे देश के तमाम धर्म स्थलों को बंद कर दिया गया था, तो वहीं सरकार के आदेश के बाद से पूरे देश भर के मंदिरों को आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इसी कड़ी में बिहार के गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद से मां थावे वाली के दरबार में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में थावे दुर्गा मंदिर में मौजूद श्रद्धालु से बातचीत कर वहां का जायजा लिया हमारे गोपालगंज संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने। लॉकडाउन के बाद जब तकरीबन 72 दिन बाद जब मंदिर को खोला गया आम जनता के लिए, तो गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा भी गोपालगंज स्थित मां थावे वाली मंदिर को आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हालांकि यहाँ पे आज भक्तों का भीड़ कम है, लेकिन यहाँ जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का जितनी भी गाइडलाइन प्रशासन द्वारा दिया गया है उसके अनुसार यहाँ भक्तों का दर्शन कराने में जुटा हुआ है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-2 मीटर पे यहाँ पे गोले बनाए गए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्थाएं सब कुछ किया गया है। जब यहाँ पे यहाँ के जो पूजा करने आए उनसे जब मेरी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, ये कोरोना रूपी के बाद जब ये 72 दिन बाद जब खुला मंदिर, तो जी बताया जाए कि जो मंदिर खुला हुआ है आप आए हुए कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आप मांगे हैं माता से? जय माता दी। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। 72 दिनों के बाद माता जी का दर्शन हुआ है। माता जी से यही कामना है कि वैश्विक महामारी कोरोना से सबको मुक्ति दे और सबको सुखी और संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। जय माता दी। जी निश्चित ही माता जी से सारे भक्तों के साथ मैं भी यही माँ थावे वाली से प्रार्थना करूंगा कि ये वैश्विक महामारी जो है इसे पूरा देश को इसको निवात दिलाएं और जल्द से जल्द इस जो महामारी से हम लोग बाहर आ जाएं, फिर आम जीवन की तरह। हालांकि आपको बताते चले कि जो यहाँ के आम के दिनों में जब वैश्विक महामारी नहीं थी तो यहाँ भक्तों की तांता लगती थी, यहाँ 2-2, 3-3 लाइन लगती थी और हजारों हजार की संख्या में भक्त आते थे दर्शन करने के लिए। लेकिन आज पहला दिन है और पहला दिन जो खोला गया है तो यहाँ भक्तों की संख्या कम है, लेकिन जो भी भक्त आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पे माँ थावे वाली की दर्शन कर रहे हैं। गोपालगंज से अपने सहयोगी राजन के साथ साधना न्यूज के लिए मैं एस के श्रीवास्तव। चलिए, आज से मंदिरों के कपाट तो खुल गए हैं, लेकिन भक्तों को अभी भी ठीक ढंग से दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि तमाम एहतियात कदम के बाद, फिर चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फिर चाहे वो अलग अलग जगह सैनिटाइजर के छिड़काव की बात हो, उसके बाद भक्तों को दर्शन मिलते जरूर दिख रहे हैं। वहीं कोरोना जैसी महामारी और आपातकाल जैसी विकट परिस्थिति में अगर स्वास्थ्य विभाग उदासीन हो जाए तो आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है धनबाद से, जहां बुखार और खांसी से गंभीर रूप से पीड़ित एक शख्स को यह कहकर पीएमसीएच अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि यहां कोरोना का संक्रमण हो सकता है, लिहाजा घर जाकर उनके द्वारा लिखी दवा का सेवन करें। जबकि पीड़ित मरीज खुद ही कोरोना का संदिग्ध मरीज है। इस मरीज को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण थे, जो खुद पीएमसीएच के डॉक्टरों ने इलाज के दरमियान प्रिस्क्रिप्शन पर भी लिख रखा है। आए दिन पीएमसीएच से लापरवाही के मामले सामने आते हैं और एक बार फिर ये लापरवाही का बड़ा मामला देखने को मिला है, जिस कारण एक गरीब मंदिर में शरण लेकर अपने आप को जीने की राह तलाशता हुआ नजर आ रहा है। ये जो शख्स है इसका नाम नारायण राणा बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है और धनबाद के गोमो में बढ़ई का काम करते हुए अपनी आजीविका चलाता है। तबीयत बिगड़ने से स्थानीय लोगों ने पीएमसीएच में भर्ती कराया, लेकिन पीएमसीएच से जबरन डिस्चार्ज किए जाने के बाद स्थानीय लोग वहीं के दुर्गा मंदिर में रखकर उनका इलाज करा रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं पीड़ित मरीज कोरोना पॉजिटिव ना हो। बहरहाल अब ये गरीब लाचार बढ़ई लोगों के रहमो करम पर जिंदा है और देवी दुर्गा की कृपा की आस लगाए बैठा है कि उस पर देवी की कृपा होगी और वो ठीक होकर अपने घर जा सकेगा। करीब 5-6 दिन पहले इनका बहुत तबीयत खराब था, तो हम सभी ग्रामीणों ने मिलकर इन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया। तो फिर पता चला कि इनको टाइफाइड है, तो वहाँ के अस्पताल प्रशासन ने इन्हें 3 दिन तक वहाँ पे भर्ती रखा। उसके बाद काफी गंभीर हालत में ही डिस्चार्ज कर दिया, ये बोलकर कि यहाँ पे कोरोना मरीज रहते हैं तो हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है रखने के लिए, जबकि इनका यहाँ पे कोई नहीं है। ये बाहर से कहीं आए हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे आकर काम वाम करते हैं और यह मंदिर का काम वाम करते, तो हम सब गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इन्हें मंदिर में ही
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, कभी वहां पर सदर अस्पताल का इस तरीके का रवैया नजर आता है तो कभी पीएमसीएच के इस तरीके के रवैये नजर आते हैं। सरकार प्रशासन के तमाम दावों के बीच अगर उस शख्स का इलाज नहीं किया गया, अगर उस शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी आदर्श, यही सवाल एक बार नहीं भाई कई बार उठ रहे हैं कि जिस ढंग से लापरवाही होती है, कोई अगर छोटा मामला होता है तो अगर उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो किसी हद तक वो जो है क्षमा के लायक है। लेकिन जिस ढंग से इस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, 1 तारीख को 1 जून को इस व्यक्ति को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था बुखार सर्दी खांसी के शिकायत के बाद। वहां पे इनका ना कोई कोरोना का टेस्ट किया गया और ना कोई अन्य टेस्ट किया गया, सिर्फ सर्दी जुकाम का दवा दे दिया गया और ये कह के उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया कि आप घर में जाकर इसका आप जो है दवा लें और वहां पे आराम करें, क्योंकि आपको यहाँ पे कोरोना हो सकता है। यहाँ कोरोना से संक्रमित लोग यहाँ पे उन लोगों का इलाज होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कोरोना का टेस्ट नहीं किया, जो इनके सिम्टम है वो कोरोना के लक्षण बता रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप उन्हें खुले में घर जाने की अनुमति दे देते हैं, उन्हें घर जाने के लिए कह देते हैं, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ पे होगी कि उसका इलाज नहीं किया। दूसरी ये कि वो अगर कहीं संक्रमित हो तो किसी और लोगों के बीच में जो है ये संक्रमण फैल सकता है। तो लापरवाही के बाद एक नहीं, एक के बाद एक लापरवाही है। और भला हो उन लोगों का जिन लोगों ने इस गरीब व्यक्ति को जो है मंदिर में रखा है, उनका वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। बिल्कुल। अमित, इस पूरे मसले पर क्या आपने अस्पताल प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की? क्या उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, जब इस तरह के मामले होते हैं तो सीधा अस्पताल प्रबंधन की ओर से जो है नकारात्मक ही जवाब मिलता है। पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस तरह के मामले की जानकारी नहीं आई है। अब उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए, आपके जरिए इस तरह के मामले आए हैं तो उसे देखा जाएगा और कि कैसे वो व्यक्ति आया था और किस तरह का व्यक्ति था, क्या उसकी बीमारी थी, और इस पर जांच की जाएगी। लेकिन जांच के नाम पर अगर कहा जाए कि मामले की सिर्फ जो है बातों में सिर्फ खानापूर्ति की जाए तो यहाँ पे सिर्फ खानापूर्ति होती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कई पिछले 3 महीने से लगातार कई मामले आ रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने लापरवाही को लेकर फटकार लगाई। उसके बाद उपायुक्त ने फिर जो है उससे देखी है। उसके बाद लाशों को इसी तरह हटाने का मामला आया और अब जो कोरोना संदिग्ध मरीज हैं उन्हें इलाज के ना उनका इलाज किया गया, ना उनका चेक किया गया और उसे जो है लापरवाह बनाकर जो है घर के लिए छोड़ दिया गया। तो एक के बाद एक मामले, और पीएमसीएच जो है एक तरह से कहें कि ये अब अस्पताल जो है आम लोगों के इलाज के लिए नहीं रह गया है, महज खानापूर्ति के लिए रह गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, एक बार फिर से सरकार प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती हुई दिखती है। अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोरोना महामारी की वजह से देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली वर्चुअल रैली को कल संबोधित किया था। अमित शाह की इस वर्चुअल रैली से बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत कही जा सकती है इसे, क्योंकि बीजेपी ने इसी से कहीं ना कहीं शंखनाद कर दिया है। एक तरफ बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है तो वहीं बिहार के ही कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के 90 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। लोगों के पास मोबाइल फोन तो है लेकिन उनमें नेटवर्क नहीं है। अधौरा प्रखंड के दुगदा, सारोदाग, लोहरा, झड़पा और अधौरा, सिर्फ इन 5 जगहों पर ही बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क मिलता है। जिले के सांसद सहित 4 बीजेपी विधायक हैं और उनके बावजूद भी यहां विकास नहीं हो पाया है। बीएसएनएल ऑफिस के मुताबिक करीब 2 साल पहले बीजेपी सांसद छेदी पासवान के निजी फंड से अधौरा में LWE प्रोजेक्ट के तहत 82 गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की दिशा में कुछ काम किया गया था, लेकिन आज तक इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई, जिसके कारण ये लोग मोबाइल नेटवर्क से वंचित आज भी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए